नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मृत्यु के बाद का जीवन, एक शाश्वत अन्वेषण। एक ऐसी यात्रा जहां विज्ञान, चेतना और अस्तित्व के सबसे गहरे प्रश्न आपस में टकराते हैं। क्या मृत्यु वास्तव में सब कुछ समाप्त कर देती है, या फिर मस्तिष्क की अंतिम धड़कन के बाद भी चेतना किसी और रूप में बनी रहती है? आज के इस विशेष एपिसोड में हम वैज्ञानिक शोधों, निकट मृत्यु अनुभवों यानी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस (एनडीई) और आधुनिक सैद्धांतिक ढांचों के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि मृत्यु के बाद जीवन की संभावना केवल आस्था है या विज्ञान भी इसकी ओर संकेत कर रहा है। पैम रेनॉल्ड्स और इबेन अलेक्जेंडर जैसे चर्चित मामलों से लेकर क्वांटम भौतिकी, न्यूरोसाइंस और सूचना सिद्धांत तक, यह एपिसोड आपको उस सीमा तक ले जाएगा जहां भौतिकवाद और आध्यात्मिकता की रेखाएं धुंधली होने लगती हैं। तो आइए चेतना के इस रहस्यमय द्वार पर दस्तक दें। मौत के बाद क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद जब से इंसानों ने सोचना शुरू किया है तब से पूछा जा रहा है। बिल्कुल, सदियों तक धर्मों ने, दर्शन ने अपने अपने जवाब दिए हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पहली बार विज्ञान इस अंधेरे कमरे में अपनी टॉर्च लेकर दाखिल हो रहा है। और वो टॉर्च है डेटा, ऑब्जर्वेशन, ऐसे उपकरण जो उन चीजों को भी माप सकते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। मतलब अब आस्था की जगह सबूत ले रहे हैं, या कम से कम लेने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम इसी कोशिश की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो भी रिसर्च है, जो आर्टिकल्स हैं, उनका इस्तेमाल करके हम ये समझेंगे कि मृत्यु के बाद जीवन की वैज्ञानिक खोज आखिर कहाँ तक पहुंची है। और हमारा मिशन एक तरह से ये जानना है कि चेतना यानी हमारा होना, क्या वो शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है, या ये कहानी का अंत नहीं है। और इस बातचीत को शुरू करने से पहले मुझे लगता है कुछ शब्दों को साफ कर लेना अच्छा रहेगा। हाँ, ये जरूरी है। जैसे जब हम चेतना या कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो इसका मतलब है हमारी जागरूकता, हमारे सोचने समझने की शक्ति। ठीक है। आत्मा एक दार्शनिक और धार्मिक विचार है, एक गैर भौतिक हिस्सा जो शरीर के बाद भी रह सकता है। और आफ्टर लाइफ या मृत्यु के बाद का जीवन, वो बस इसी सवाल का नाम है। तो इन परिभाषाओं को ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं। जी। तो चलिए शुरू करते हैं उस चीज से जिसने इस विषय को कहानियों से निकालकर साइंस लैब के दरवाजे पर ला खड़ा किया है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। हाँ, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या एनडीज। मैंने रेमंड मूडी की 1975 की किताब लाइफ आफ्टर लाइफ के बारे में पढ़ा है। उसी ने इस टॉपिक को आम लोगों के बीच मशहूर किया है ना? बिल्कुल। एनडीज उन लोगों के अनुभव हैं जिन्हें मेडिकली मृत घोषित कर दिया गया था। मतलब दिल की धड़कन रुक गई, सांसें बंद, लेकिन फिर वो किसी तरह वापस जिंदा हो गए। एग्जैक्टली। और उनके पास सुनाने के लिए अक्सर एक कहानी होती है। और ये कहानियां भी अजीब तरह से एक जैसी होती हैं। हाँ। अपने शरीर को ऊपर से तैरते हुए देखना, एक रोशनी वाली सुरंग से गुजरना, पहले से गुजर चुके रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलना, ये सब बहुत कॉमन पैटर्न है। ये सुनने में किसी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में दूसरी दुनिया की कोई झलक है या फिर बस ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे दिमाग की आखिरी कोशिश। हाँ, बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है। और हाल के कुछ सालों में विज्ञान ने इसका जवाब ढूंढने के लिए कुछ बहुत दिलचस्प कदम उठाए। अच्छा, मतलब अब हमारे पास सिर्फ कहानियां नहीं है। नहीं, अब हमारे पास कुछ शुरुआती डेटा भी है। तो हाल के सालों में ऐसा कौन सा शोध हुआ है जिसने इस बहस को एक नया मोड़ दिया हो, कुछ ऐसा जिसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया? हाँ, बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है NYU लैंगोन के 2024 के शोध का। NYU का शोध? जी, ये एक तरह से मील का पत्थर है। उन्होंने कार्डियक अरेस्ट के मरीजों पर एक बहुत ही अनोखी स्टडी की। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है दिल ने काम करना बंद कर दिया है और दिमाग तक खून पहुंचना बंद हो गया। सही। तो आमतौर पर हम ये मानते हैं कि इसके कुछ सेकंड के अंदर ही दिमाग की सारी एक्टिविटी बंद हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने पाया कि दिल की धड़कन रुकने के करीब करीब 60 सेकंड बाद तक मरीजों के दिमाग में EEG पर ब्रेन वेव्स दर्ज की गईं। एक मिनट, ब्रेन वेव्स? मतलब दिमाग एक्टिव था? हाँ, और ये कोई रैंडम नॉइज नहीं था। ये गामा, डेल्टा और थीटा वेव्स थीं। वही वेव्स जो तब एक्टिव होती हैं जब हम जाग रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं या यादें ताज़ा कर रहे होते हैं। ये तो कमाल की बात है। मतलब दिल बंद है, शरीर ठंडा पड़ रहा है, लेकिन दिमाग के कुछ हिस्से अभी भी काम कर रहे हैं, जैसे वो कुछ सोच रहे हो। है ना?
लेकिन यहीं पर बहस शुरू होती है। एक पक्ष कहता है कि ये इस बात का सबूत हो सकता है कि चेतना शरीर की मौत के बाद भी कुछ देर तक बनी रहती है। और ये उन एनडीईज की कहानियों को एक वैज्ञानिक आधार दे सकता है। बिल्कुल, जहां लोग कहते हैं कि उन्होंने डॉक्टरों को अपने ऊपर काम करते हुए देखा या सुना। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो होगा। अगर मैं एक स्केप्टिक की तरह सोचूं, तो क्या ये सिर्फ एक मशीन के बंद होने से पहले के आखिरी चिंगारियों जैसा नहीं हो सकता? जैसे टीवी बंद करते हैं तो स्क्रीन पे 1 सेकंड के लिए रोशनी चमकती है। हाँ, वही। क्या ये दिमाग का वैसा ही शटडाउन प्रोसेस नहीं हो सकता? ये बिल्कुल सही पॉइंट है और यही आलोचकों का सबसे बड़ा तर्क है। वो कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिमाग के न्यूरॉन्स एक साथ फायर कर रहे हैं, जिससे एक तरह का न्यूरोकेमिकल तूफान उठ रहा है। तो ये एक जैविक प्रक्रिया है, कोई रहस्यमयी घटना नहीं। उनके मुताबिक हाँ। तो NYU की स्टडी ने हमें एक बहुत ही दिलचस्प डेटा दिया है, लेकिन उसने जवाब से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। ठीक है, तो ये दिमाग की तरंगों वाला डेटा तो दिलचस्प है, लेकिन थोड़ा अस्पष्ट भी है। पर मैंने सुना है कि कुछ ऐसे मामले भी हैं जहां मरीजों ने ऐसी बातें बताई जिन्हें दिमाग का तूफान कहकर खारिज करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। कोई ऐसा केस है जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है? हाँ, और शायद सबसे मशहूर मामला 1991 का पाम रेनॉल्ड्स का है। पाम रेनॉल्ड्स। जी, उनका केस आज भी इस बहस के केंद्र में है। पाम की एक बहुत ही मुश्किल ब्रेन सर्जरी होनी थी। इसके लिए डॉक्टरों ने हाइपोथर्मिक कार्डियक अरेस्ट प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। ये क्या होता है? मतलब उनके शरीर का तापमान बहुत कम कर दिया गया, दिल की धड़कन रोक दी गई और दिमाग से सारा खून निकाल दिया गया। उस वक्त उनके दिमाग में कोई भी एक्टिविटी नहीं थी। मेडिकली वो पूरी तरह से डेड थी। मतलब उनका दिमाग पूरी तरह से ऑफलाइन था। एग्जैक्टली, ओके। लेकिन जब वो होश में आई तो उन्होंने कुछ हैरान करने वाली बातें बताईं। उन्होंने कहा कि वो अपने शरीर से बाहर निकलकर ऑपरेशन देख रही थी। उन्होंने उस खास सर्जिकल ड्रिल का जिक्र किया जिसका इस्तेमाल उनके सर को खोलने के लिए किया गया था। उन्हें पता था कि वो कैसी दिखती हैं? हाँ, और उसकी आवाज कैसी थी। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने ऑपरेशन के दौरान नर्सों को बात करते हुए सुना था, जिसमें एक नर्स कह रही थी कि उनकी धमनियां बहुत छोटी हैं। और ये सब बातें बाद में कंफर्म हुई? सर्जिकल टीम ने सब कुछ कंफर्म किया। ये कैसे हो सकता है? अगर उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था तो उन्होंने ये सब देखा और सुना कैसे? उनकी आंखें तो बंद थीं, कानों में स्पीकर लगे थे ताकि कोई बाहरी आवाज ना आए। और यही इस केस की सबसे बड़ी पहेली है। ये हमारे दिमाग और चेतना के रिश्ते पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। ये एक तरह की डेटा प्रॉब्लम है। बिना किसी इनपुट के आउटपुट कैसे मिला? डेटा प्रॉब्लम, ये सही शब्द है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी मामला है जो दिमाग के सोर्स कोड पर ही सवाल उठा दे? मतलब जहां दिमाग का वो हिस्सा ही काम ना कर रहा हो जो सोचने के लिए जिम्मेदार है, और फिर भी एक बहुत गहरा अनुभव हुआ हो? हाँ, और इसके लिए हमें डॉक्टर एबेन अलेक्जेंडर के केस को देखना होगा। वो न्यूरोसर्जन है ना? जी। ये मामला इसलिए भी खास है क्योंकि डॉक्टर अलेक्जेंडर खुद हार्वर्ड से पढ़े हुए एक न्यूरोसर्जन थे। वो दिमाग के काम करने के तरीके को अच्छी तरह समझते थे और पहले इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानते थे। एक न्यूरोसर्जन का अनुभव, ये तो सुनना ही पड़ेगा। 2008 में उन्हें एक बहुत ही दुर्लभ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ। इन्फेक्शन ने उनके नियोकॉर्टेक्स पर हमला किया। नियोकॉर्टेक्स मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो हमारी सोच, भाषा और चेतना के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल। वो 7 दिनों तक कोमा में रहे और डॉक्टर्स लगभग उम्मीद छोड़ चुके थे क्योंकि उनका नियोकॉर्टेक्स पूरी तरह से शटडाउन हो चुका था। तो वैज्ञानिक नजरिए से उस वक्त उनके लिए कुछ भी अनुभव करना नामुमकिन होना चाहिए था। लेकिन जब वो होश में आए तो उन्होंने एक ऐसी दुनिया की यात्रा का वर्णन किया जो किसी सपने से कहीं ज्यादा असली थी। उन्होंने एक दिव्य रोशनी के क्षेत्र में होने की बात कही जहां उन्हें बिना शब्दों के ज्ञान मिल रहा था। एक न्यूरोसर्जन का ऐसा दावा करना तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, उनकी किताब प्रूफ ऑफ हेवन ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। ये एक सोर्स कोड प्रॉब्लम है। अगर दिमाग का प्रोसेसर ही बंद था तो इतना जटिल और असली लगने वाला अनुभव कैसे पैदा हुआ? लेकिन आलोचकों ने इस पर भी तो सवाल उठाए होंगे। जरूर। आलोचकों का कहना है कि शायद उनका पूरा नियोकॉर्टेक्स बंद नहीं। मेरा मतलब है, हो सकता है दिमाग का कोई बहुत छोटा हिस्सा जिसे हम अवशिष्ट मस्तिष्क कार्य या रेजिडुअल ब्रेन फंक्शन कहते हैं, वो एक्टिव हो और उसी ने इस अनुभव को जन्म दिया। पर डॉक्टर अलेक्जेंडर इस बात से इनकार करते हैं। हाँ, वो करते हैं। इन दोनों मामलों के अलावा अनीता मुरजानी की कहानी भी बहुत मशहूर है, जिन्हें कैंसर था, और हार्वर्ड स्टॉर्म जैसे नास्तिक लोग भी हैं जो अपने अनुभव के बाद पूरी तरह बदल गए। सही। ये कहानियां सिर्फ दूसरी दुनिया देखने के बारे में नहीं है,
इनका लोगों की जिंदगी पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। इन सभी अनुभवों में एक बात कॉमन है, इनका ट्रांसफॉर्मेटिव यानी जीवन को बदल देने वाला असर। लोग अक्सर मौत के डर से मुक्त हो जाते हैं, ज्यादा दयालु बन जाते हैं। अनीता मूरजानी का मामला तो और भी हैरान करने वाला है। हाँ, जहां वो कैंसर की आखिरी स्टेज से कोमा से बाहर आने के बाद कुछ ही हफ्तों में पूरी तरह ठीक हो गई। हालांकि उनके मामले में कोई थर्ड पार्टी मेडिकल वेरिफिकेशन उस तरह से मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी है। लंदन की एक नर्स सारा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो बताती है कि उसके एक मरीज को जब कार्डियक अरेस्ट के बाद होश आया तो उसने कहा, मैंने अपनी मरी हुई पत्नी को रोशनी के एक खेत में खड़ा देखा। सारा कहती है कि उसके बाद वो मरीज इतना शांत था जितना उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। तो सवाल वही है, क्या ये बस दिमाग का एक खूबसूरत धोखा था या कुछ और? और इसी सवाल पर आकर हम विज्ञान और दर्शन के चौराहे पर खड़े हो जाते हैं। आँख की तरंगों का डेटा है, हमारे पास ये हैरान कर देने वाली कहानियां हैं। वैज्ञानिक इन सबको एक साथ रखकर क्या नतीजा निकालते हैं? वो कौन से बड़े सिद्धांत हैं जो इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। असल में इस पूरी बहस के मूल में दो बड़े और एक दूसरे के विरोधी विचार हैं। पहला है भौतिकवाद या मटीरियलिज्म, जो विज्ञान का डिफॉल्ट नजरिया है। हाँ, ये कहता है कि चेतना दिमाग के न्यूरॉन्स और केमिकल्स का नतीजा है। दिमाग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल कंप्यूटर है और चेतना उसका सॉफ्टवेयर है। और जब हार्डवेयर यानी दिमाग बंद हो जाता है तो सॉफ्टवेयर यानी चेतना भी खत्म हो जाती है। बात खत्म। ये तो बहुत सीधा और सरल जवाब लगता है, लेकिन फिर पॉम रेनॉल्ड्स जैसी कहानियों का क्या? यहीं पर भौतिकवाद को चुनौती मिलती है और यहीं से दूसरा बड़ा विचार आता है जिसे द्वैतवाद या ड्यूअलिज्म कहते हैं। ये कहता है कि मन और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। शरीर भौतिक है, लेकिन चेतना या मन भौतिक नहीं है। बिल्कुल, वो दिमाग का इस्तेमाल एक इंटरफेस की तरह करता है, लेकिन वो दिमाग पर निर्भर नहीं है। जैसे एक टीवी और टीवी का सिग्नल। टीवी यानी शरीर टूट सकता है, लेकिन सिग्नल मतलब चेतना हवा में मौजूद रहती है। क्या खूब एनालॉजी है। बिल्कुल यही विचार है। द्वैतवाद के अनुसार शरीर की मृत्यु के बाद भी चेतना का अस्तित्व बना रह सकता है। लेकिन विज्ञान के लिए इसे मानना मुश्किल है, क्योंकि हम उस गैर भौतिक चेतना को माप नहीं सकते, उसे पकड़ नहीं सकते। सही कहा। तो क्या ये सिर्फ दो ही रास्ते हैं? या तो चेतना दिमाग की उपज है, या वो उससे पूरी तरह अलग है, या कोई बीच का रास्ता भी है? अब विज्ञान इन दो एक्सट्रीम विचारों से आगे देखने की कोशिश कर रहा है। कुछ बहुत ही दिलचस्प नए सिद्धांत सामने आ रहे हैं। एक है पैनसाइकिज्म। पैनसाइकिज्म, ये क्या है? ये एक बहुत ही अजीब लगने वाला विचार है, जो कहता है कि चेतना ब्रह्मांड की एक मौलिक प्रॉपर्टी है, ठीक वैसे ही जैसे मास या चार्ज। मतलब हर चीज में चेतना है, एक पत्थर में भी? हाँ, एक पत्थर से लेके एक तारे तक में चेतना का एक छोटा सा अंश होता है। इंसानी दिमाग बस उस चेतना को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से इकट्ठा और अनुभव करता है। ये तो सुनने में बहुत आध्यात्मिक लगता है। लेकिन कुछ न्यूरो साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट इसे गंभीरता से ले रहे हैं। एक और मजेदार थियरी है इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन थियरी या IIT। ये थियरी चेतना को गणितीय रूप से मापने की कोशिश करती है। ये कहती है कि कोई भी सिस्टम, चाहे वो दिमाग हो या सुपर कंप्यूटर, जिसमें जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ही ज्यादा सचेत होगा। और क्वांटम फिजिक्स का भी तो कोई एंगल है इसमें? हाँ, क्वांटम चेतना जैसी परिकल्पनाएं भी हैं जो कहती हैं कि चेतना हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के अंदर क्वांटम लेवल पर होने वाली प्रक्रियाओं का नतीजा है। ये सिद्धांत अभी बहुत शुरुआती स्टेज में है और बहुत विवादास्पद भी हैं। लेकिन ये दिखाता है कि वैज्ञानिक अब बॉक्स के बाहर सोचने को तैयार है। बिल्कुल। तो इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? हमने NYU के शोध को देखा, पॉम रेनॉल्ड्स और डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर की कहानियों को समझा, और फिर भौतिकवाद से लेकर पैनसाइकिज्म तक के सिद्धांतों पर नजर डाली। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे आसानी से हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता। सही कहा। वर्तमान स्थिति ये है कि हम एक चौराहे पर खड़े हैं। ये वो पॉइंट है जहां विज्ञान का मापा जा सकने वाला डेटा और इंसानी अनुभव का गहरा रहस्य आपस में मिलते हैं। और विज्ञान के पास अभी कोई फाइनल जवाब नहीं है। NDAs हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि जिसे हम अंत समझते हैं वो शायद उतना साफ और सीधा ना हो। ये हमें ये भी याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में और खुद अपने बारे में अभी हमें कितना कम पता है। ये वाकई एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने में शायद विज्ञान को दशकों या सदियां भी लग सकती हैं।
और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक पल के लिए हम ये मान लें कि चेतना सिर्फ दिमाग में पैदा नहीं होती, बल्कि दिमाग उसे किसी बड़े स्रोत से रिसीव या प्रोसेस करता है, जैसे एक रेडियो स्टेशन से आने वाले सिग्नल को एक रेडियो सेट पकड़ता है। बिल्कुल। अगर ऐसा है तो जब रेडियो यानी हमारा शरीर टूट जाता है, तो क्या सिग्नल यानी चेतना भी खत्म हो जाती है, या सिर्फ हमारी उसे सुनने की क्षमता खत्म होती है और ब्रॉडकास्ट हमेशा की तरह जारी रहता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर विज्ञान अभी बस सोचना शुरू कर रहा है। और इसका जवाब हमारी अपनी पहचान और ब्रह्मांड में हमारी जगह की समझ को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज की इस चर्चा के बाद एक बात स्पष्ट होती है। मृत्यु के बाद का जीवन न तो पूरी तरह सिद्ध है और न ही पूरी तरह नकारा जा सकता है। वैज्ञानिक शोध, निकट मृत्यु अनुभव और सैद्धांतिक मॉडल हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद चेतना केवल मस्तिष्क की उपज नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक जटिल और गहन वास्तविकता हो सकती है। या फिर संभव है कि ये अनुभव हमारे मस्तिष्क की अंतिम रचनाएं मात्र हों। परंतु सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, बल्कि यह है कि हम मृत्यु से पहले अपने जीवन के साथ क्या करते हैं। क्या हम जागरूकता के साथ जीते हैं? क्या हम करुणा, सत्य और जिज्ञासा को अपना मार्गदर्शक बनाते हैं? शायद यही प्रश्न हमें उस शाश्वत सत्य के सबसे करीब ले जाते हैं, जिसकी खोज मानव सदियों से करता आया है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए दृष्टिकोण, एक नए प्रश्न और एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए, खोजते रहिए।